हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के, जिसका रिजल्ट कल पब्लिश कर दिया गया है। मैक्सिमम जोन का, मैक्सिमम बोर्ड का इसका रिजल्ट आ चुका है। और जिन बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया उसका भी उम्मीद है कि आज पब्लिश हो जाएगा। और बहुत जल्द इसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो भी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन भाइयों का सीबीटी वन में रिजल्ट हो चुका है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप सीबीटी टू की तैयारी में अपना पूरा जान लगा दीजिए। और जिन भाइयों का सीबीटी वन में रिजल्ट नहीं हो पाया है किसी कारणवश से, वो आगे के एग्जाम में, जो भी एग्जाम है, या फिर रेलवे के एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम एसएससी को लेकर के हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, उन पे आप फोकस करें। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगी लाइफ में। आप इसे एक लेसन की तरह लें। फेल्योर इसको हम नहीं कह सकते हैं। आपको आगे आने वाले भविष्य में रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप अपना मेहनत करते रहें। बट जिन भाइयों का रिजल्ट हो चुका है वो अपना फोकस पूरा पूरी जो सीबीटी टू एग्जाम है उस पे कर दें, क्योंकि सीबीटी टू का जो एग्जाम डेट है वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहले बात, जिनका सीबीटी वन में हो चुका है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप इतने बड़ी संख्या, लगभग लगभग 50 लाख लोगों में से 50 लाख प्लस लोग जो थे वो सीबीटी वन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। और लगभग लगभग 50% इसमें अपीयर हुए होंगे अभी तक का। मुझे यही उम्मीद है, मैक्सिमम एग्जाम में यही होता है, 50% लोग अपीयर होते ही हैं। तो आप लगभग 25 से 30 लाख लोगों में से चुन करके आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ तो अलग है। लोगों में, सब लोग में से कुछ तो अलग बात है। आपका तैयारी कुछ ना कुछ तो अलग लेवल पे है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सीबीटी टू में बैठने का मौका मिला है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और अगले एग्जाम जो है सीबीटी टू, उसको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करके और इसको भी क्लियर करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों, बात करें अगर हम सीबीटी टू एग्जाम डेट का, तो इसका डेट भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर 2025 को है। और अब से इसमें ज्यादा वक्त, लगभग लगभग 20 से 22 दिन के, 20 से 25 कह सकते हैं, 20 से 25 दिन ही बचे हुए हैं इसमें। तो आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। हालांकि आपका तैयारी ऑलरेडी बहुत हद तक हो चुका होगा, क्योंकि आपने सीबीटी वन क्लियर किया है और सीबीटी टू में आप पहुंचे हैं। मैक्सिमम चीजें दोनों में सेम रहती है, बस कुछ चीजें अलग होती है। इसमें थोड़ा लेवल अप होता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट जो सिलेक्शन के पास ले जाती है। सीबीटी वन एक तरह से छांटने का काम करती है, बहुत सारे बड़े भीड़ में से आपको एक कुछ गुना लोगों को चुन करके सीबीटी टू में लाने के लिए होता है सीबीटी वन। बट सीबीटी टू जो है वो मेन, हमारा मेंस के रूप में होता है, जो सीधा सीधे आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, उसका इसी चीज से डिसाइड होगा कि आपका सीबीटी टू में कितने मार्क्स हैं। तो आप जितना जितना दम या फिर जितना मेहनत सीबीटी वन में किए थे, उससे ज्यादा, उससे दोगुना आपको मेहनत सीबीटी टू में करना होगा। और ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस बार आपको जी जान लगा देना है। अगले 20-25 दिन जो भी हैं उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करना है, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर सही से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारा सीबीटी टू का एग्जाम डेट, जो बहुत ही नजदीक है। तो आपको ज्यादा वक्त बर्बाद इधर उधर की चीजों में, स्ट्रेटजी में नहीं करना है। सीधे आपको जो भी तैयारी है उसी में थोड़ा सा और पॉलिश करना है और उसी को आगे लेकर के जाना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं अपने बारे में। बता दूं दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने पिछले बार जो 2019 में सिविल जो एनटीपीसी हुआ था उसके तहत मैं सिलेक्टेड हूँ, और मैं क्लर्क कम टाइपिस्ट के, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पे मैं फिलहाल कार्यरत हूँ। हालांकि उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तो इसलिए मैं
ट्वेल्थ लेवल पे ही सिलेक्शन लिया था। और इस बार मैंने भी सीबीटी वन का एग्जाम दिया हूँ, ग्रेजुएशन लेवल वाला। ट्वेल्थ लेवल वाला मैंने फिल नहीं किया था। तो उसमें मेरे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स 80.67 है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा ही कह सकते हैं इसको। तो 80.67 मार्क्स मेरे टोटल, ये रो मार्क्स हैं। ये रो मार्क्स हैं जो हमारे इतने बन रहे थे। तो इसके तहत मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। मेरा जो बोर्ड है वो कोलकाता बोर्ड था। मेरा कोलकाता बोर्ड है। आप दोस्तों का कौन सा बोर्ड है वो आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि आप किन किन जगहों से अपना फॉर्म फिलअप किए हैं। बाकी आप कहीं से भी किए हो, उतना ज्यादा फर्क चीजें नहीं पड़ती है। लगभग लगभग चीजें सेम चलती है हर बोर्ड के लिए। लगभग लगभग कटअप भी उसी के आसपास ही होता है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। मेरा देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो ओवरऑल रैंक था 413 था, जो कि ये टेस्ट रैंकिंग का डाटा के अनुसार से था। टोटल ऑल ओवर इंडिया का था, ये कोई बोर्ड का नहीं था। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ मैंने भी एग्जाम दिया है, और पिछले बार मैंने सिलेक्शन भी लिया है एनटीपीसी के तहत, तो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। इसके अलावा भी मैंने और भी एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन लिया है, जिसमें मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया था, बट मैंने नहीं ज्वाइन किया। पहले तो मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था 2022 का, उसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया था, बट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे लेवल 4 का मिला था और ये लोकेशन मेरे शहर से, मेरे घर से बहुत दूर था। इसलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। इसके साथ ही साथ मैं जो रेलवे का लेवल 1 होता है उसमें भी सिलेक्शन लिया हूँ, इसको भी मैंने नहीं ज्वाइन किया। और एमटीएस में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, इसको भी मैंने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि इन सब में से सबसे बेटर हमको ये ऑप्शन लगा, और साथ ही साथ ये इसका लोकेशन भी मेरे घर से नजदीक था। इसके साथ ही साथ मैंने अपना स्टेट का सीजीएल भी क्वालिफाई किया हूँ, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे बारे में, लेकिन आपको सिर्फ इतना है कि मैं इस एनटीपीसी एग्जाम को पिछले बार क्वालिफाई किया हूँ, ताकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। और रेलवे का मैंने 2-3 एग्जाम पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं आपको रेलवे के बारे में अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सीबीटी वन और सीबीटी टू का सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बट जो चेंजिंग है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको कैसे काम करना है वो भी आपको थोड़ा सा जानने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीबीटी वन एग्जाम है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और सीबीटी टू जो होता है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 120, और ये 120 मार्क्स के होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य चीजें जो है, मेन चीज है, वो कहाँ पे फर्क पड़ती है वो देखिए। सीबीटी वन में जहाँ पे मैथ में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जीएस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वहीं पे मैथ में 30 क्वेश्चन, सीबीटी वन से बढ़कर 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है इसमें। मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के। हालांकि जो सीबीटी वन जो होता है दोस्तों, वो हमारा 90 मिनट्स का होता है, और सीबीटी टू जो होता है वो भी हमारा 90 मिनट्स का होता है। मेन चीज हमारा यहीं पे आके फंसता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सीबीटी वन में और सीबीटी टू में, जो सीबीटी वन से बढ़ करके 20 क्वेश्चन बढ़ करके 100 से 120 हो जाता है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग है वो 90 मिनट पहले भी था, 90 मिनट अब भी है। तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं उन्हीं 90 मिनट में, यानी कि अब कहीं ना कहीं टाइम की हमें दिक्कत होने वाली है। बट इसी पे हम लोग को तो काम करना है। बाकी चीजें तो सारी सेम ही है लगभग। रीजनिंग पहले भी था, मैथ पहले भी था, जीएस पहले भी था, अब भी वही सारी चीजें हैं।
बस कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है, बस उसी का प्रैक्टिस। तो दोस्तों मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ इस टाइप के एग्जाम में, या फिर क्या मेरा स्ट्रेटजी रहता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग 60 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी मैथ और रीजनिंग 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, सॉरी। CBT 2 में जो है वो 60 से बढ़ करके 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा पहला फोकस यही रहता है कि मैथ और रीजनिंग में किसी तरह पूरा मतलब टोटल मार्क्स में सिक्योर करने का कोशिश करूं। और CBT 1 में जो है मैंने एक किया भी था, मेरा टोटल 59 क्वेश्चन सही थे मैथ और रीजनिंग में। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो माइनर मिस्टेक के कारण गलत हो गया था। बाकी मेरा 59 क्वेश्चन सही थे। क्योंकि जीएस दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कभी 40 में 40 नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप मैथ में बहुत अच्छे तरह तैयारी करते हैं, या फिर रीजनिंग में बहुत अच्छा तरह तैयारी करते हैं, तो 30 में 30 लाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग लाते भी हैं। अब लेकिन जीएस जो है ना, वो एवरेज हो जाता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ा है और जो थोड़ा सा कम भी पढ़ा है ना, वो उसके बीच का अंतर एक दो तीन क्वेश्चन का ही रह जाता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपना मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा करना होगा। यहाँ पे जैसे बात करें, अगर यहाँ पे बात करें मैथ रीजनिंग का, तो जिनका भी 60 के आसपास आया होगा और इधर 40 में से 15 से 20 के बीच भी आया होगा, तो उनका मार्क्स 75 के आसपास आ गया होगा। यहाँ पे वही चीजें हैं कि आसान नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस वही करना है जहाँ पे 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। और अगर हम ला सकते हैं तो दोस्तों आप भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट हूँ, मैं भी एक आप लोगों की तरह एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है पहले मेरे अनुसार से कि आपको मैथ और रीजनिंग को तो स्किप करना ही नहीं है। आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए जाना है, 70 आउट ऑफ 70 लाने की कोशिश करना है। जितना आप ज्यादा यहाँ लाएंगे जीएस में, वहां आपको उतना ही इजी पड़ेगा, क्योंकि जीएस अनप्रेडिक्टेबल होता है दोस्तों। जीएस के बारे में कोई बता नहीं सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स कहाँ से होंगे। तो इस इन चीजों के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों ये चीजें हैं, तो आपको मैथ और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा कांस्टेंट उस पे प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी जीएस ऐसा नहीं है कि जीएस को छोड़ना है, जीएस को भी लगातार पढ़ते रहना है, बट मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अगले 20 दिन जो है आपको जो भी वीक पॉइंट है उन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है, और 20 दिन ऐसा पढ़ना है जैसे 20 दिन नहीं, वो लगे कि 1 साल का मेहनत कर रहे हैं अगले 20 दिन में। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मेरे अनुसार से मैथ रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा ये कीजिए। और जीएस को भी लगातार आपको अभी रेगुलर कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए दोस्तों। अगर आप फ्री हैं, कोई जॉब वगैरह में नहीं है, तो 10 आवर आपको देने ही देने हैं इस एग्जाम में। कम से कम का बात कर रहा हूँ, अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आगे आने वाले दिन, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, आगे आने वाले जो 20 दिन में उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आपको अगले 20 दिन में मॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। मॉक्स कम से कम 20 मॉक्स, मिनिमम 20 मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं, फुल मॉक्स लगाने हैं। आप कभी भी सेक्शनल मॉक के पीछे मत भागिएगा, जब भी लगाइएगा तो फुल मॉक्स लगाइएगा। आपको कम से कम 20 मॉक्स अभी लगाने ही लगाने हैं, डेली एक मॉक्स। अगर किन्हीं को ज्यादा वक्त मिलता है तो आप ज्यादा मॉक्स भी लगा सकते हैं, अगर आपका तैयारी एक अच्छे लेवल तक हो चुका है। लेकिन जिनका तैयारी थोड़ा कम है, वो कम से कम 20 मॉक्स लगाएं, और बाकी के टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें को रिवाइज करें, ज्यादा 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 से ज्यादा चीजें को लर्न करने की कोशिश करें।
तो आपको कम से कम 20 मॉक्स तो करने ही करने हैं, और रिलेवेंट मॉक करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म, कहीं से भी। मैं कोई खास प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोल सकता, बट मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। बाकी आप कहीं से भी 20 मॉक्स लगाने हैं, रिलेवेंट मॉक लगाने हैं, आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं। इसमें से कम आपको 10 पीवाईक्यू कर लेना है, जो पहले पिछले बार पूछे जा चुके हैं, और 10 आपको न्यू मॉक्स करने हैं। अब एक बात और दोस्तों, कि जो भी एग्जाम अभी हुआ है, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी फिलहाल, एनटीपीसी हो, सीबीटी, एनटीपीसी आपका 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनका आपको मैथ रीजनिंग का जो टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाता है कहीं से भी। टॉप 100 क्वेश्चन सारे जितने भी रेलवे का एग्जाम में पूछे गए हैं, वो टॉप 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं। साथ ही साथ वहां से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ रीजनिंग में। साथ ही साथ आपको जीएस का भी आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक चीजें हमको पढ़ना है, और करंट अफेयर किस टाइप के पूछे जाते हैं, कितने पीछे के पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को आपको आइडिया कहाँ से लगेगा। तो आप भी जो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से और कहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत है। 20 दिन में आप बहुत नया नहीं पढ़ सकते। जो चीज पढ़ा हुआ है आपका CBT 2 CBT 1 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं चीजों को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये चीजें हैं। आपको जीएस में भी कुछ कुछ चीजें टॉपिक है, आपको वो पीवाईक्यू से ही पता चलेगा किन किन टॉपिक से आ रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं स्टैटिक जीएस में कोई, अगर मान लेते हैं कि अभ्यारण से आ गया, तो अभ्यारण आपको अच्छे से कर लेना है। नदी से आ गया, नदी अच्छे से कर लेना है। तो इन सारी टॉपिक वाइज चीजें भी आप यूट्यूब का मदद लेकर के भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब किन किन चीजों को आपको नहीं करना है, वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो लेस इम्पोर्टेंस चैप्टर होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे ना जिससे पूरे एग्जाम में सीबीटी, मतलब या फिर CBT 1 का बात करें हम इसका, या फिर 12th लेवल वाला एग्जाम में बहुत ही माइनर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। उन सारे चैप्टर को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, बहुत कम क्वेश्चन कभी पूछे गए होंगे, एक दो क्वेश्चन, या फिर नहीं पूछे, उस टाइप के चीजों में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको उसी चैप्टर पे ध्यान देना है पहले, जो मैक्सिमम क्वेश्चन जिन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हमें न्यू चीजें ज्यादा नहीं करना है, न्यू चीजें के पीछे हमें नहीं भागना है। दूसरी चीजें, आपको जीएस में बात करूं तो जीएस में जो सेक्शन आपका अब तक कंप्लीट हो चुका है, उसे ही रिवीजन करें, उसी को ही रिवीजन करें। आप अलग अलग चीजें और सीखने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी 20 दिन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, नई चीजें सीखने के अलावे, नई चीजें सीखने की जगह पे आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। दूसरा चीज है कि आप मॉक स्किप ना करें। मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए, चाहे आपका मार्क्स कितना भी हो। आपका मार्क्स 50 आए, 60, 70, 80, 90, कितना भी आए, आपको मॉक्स पर डे लगाने ही लगाने हैं। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी चीज है ये। तो ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों, मैं भी इस चैनल पे आप लोगों को अपने गाइडेंस के साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो, उस चैप्टर को मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में। अगर आपको मदद उससे मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे इन चीजों का थोड़ा तो एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ। 8-10
मिनट के वीडियो में आपको जीएस की चीजें या फिर मैथ की चीजें को सिखा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को, भाई दोस्त लोग, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी चीज है कि टेलीग्राम का लिंक जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, अगर आपको कोई मॉक में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं इसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीजें, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और आप अगले 20 दिन के अंदर आपको वो चीजें कराने की आप चाहते हैं कि मैं करवा दूं जल्दी से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर को बता सकते हैं ताकि मैं उसको आप लोगों को डिलीवर करा सकूं। बाकी टेलीग्राम पे जो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको मैं वहां से पर्सनली सॉल्व करके मैं खुद भेजूंगा। ये चीजें हैं। जीएस से रिलेटेड जो भी होगा, अगर छोटे छोटे वीडियो, तो मैं वो आपको शेयर करना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें थी दोस्तों, आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को यहाँ तक देखे, हमारे से जुड़े। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।